ये पार्टी का निर्णय है। केवल पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। मैं यहाँ, मेरा ये ममहर है, सब यहाँ मेरे मामा है, मामी है, नाना है, नानी है, मैं भगीना हूँ। तो भगीना तो ब्राह्मण होता है, जैसा लोगों ने बताया। हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान और कहीं खुश हो सकता है नहीं। विकास का काम नहीं हो पाए, कॉन्ट्रैक्टरों को काम नहीं करने दिया जाए, जो दूर सुदूर जाके रोड बना रहे हैं रोड नहीं बनाने दिया जाए, बिजली का तार काट लिया जाए, पेड़ पौधों को खत्म कर दिया जाए, गाड़ी जाके शोरूम से उठा ली जाए, कपड़ा ले लिया जाए, पैसा ना दिया जाए, पैसा देने पे पीट दिया जाए, घर से आपकी औरतों को जो औरत पसंद है आपके घर की उसको उठा लिया जाए। प्यार है ना, प्यार करोगे तो सब लोग आपका सारा वसुदेव कुटुंबकम, सारा दुनिया, सारी दुनिया आपकी है। प्यार नहीं तो सबसे झगड़ा है, भाई से भाई का झगड़ा है। सबसे मजेदार बात है, अगर मोहन जी को टिकट मिलता है तो मेरे मामा है, यानी दोनों ममर है, यानी तो भगीना वैसे भी ब्राह्मण होता है, मामा का पैर छो गया, मामी का पैर छो गया, मामी जितने तो भगीना को। भाई अल्लाह भी नहीं कहते हैं कि तुम किसी को मारो। मुस्लिम धर्म में मैं ये कहूंगा कि सफाई पे बहुत ही ध्यान है, अच्छे से नहा के धो के पैर ऊपर करके धो धा के वजू बना के पढ़ना। बताओ कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मुझे टिकट मिलने जा रहा है, हम तो कमल के टिकट से लड़ेंगे ना। अगर वैसे भी मेरे साथ है, मैं तो कह रहा हूँ उनका जो मेन कोर वोटर है मुस्लिम और यादव, वो भी मेरे साथ है। मेरा परिवार डॉक्टर विशाल के साथ, कुछ पंडित जी लोग कर देते हैं, कुछ मौलवी साहब लोग कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी जनता जज देख रहे हैं और आज इस पॉडकास्ट पे हमारे अतिथि हैं जिले के जाने माने व्यवसायी, डॉक्टर और साथ ही साथ एक उभरते हुए नेता भी कहें। विशाल जी, आपका हृदय से अभिनंदन है। नमस्कार पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया। और जब आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इनफैक्ट आपके पॉडकास्ट को देख रहा था, तो मैं भी इंतजार में था कि कहीं मुझे बुलाएंगे क्या रियाज अली साहब। तो मुझे लगा उन्होंने बुला ही दिया मुझे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और आपके साथ में हम कुछ बातें करेंगे जिससे हम जनता को अपने बारे में कुछ बता पाएंगे। आप एक डॉक्टर हैं, हाँ, एक अच्छे डॉक्टर हैं, साथ ही साथ आप कल्याण ज्वेलर्स के 4 शोरूम के ऑनर हैं जी, और एक अच्छे हॉस्पिटल के भी ऑनर हैं आप। हाँ जी। क्या जरूरत हुआ कि आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं? पता नहीं कैसे आपको लग गया कि मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं राजनीति को एक समाज सेवा समझता हूँ, और मेरे माता पिता इस काम को पिछले 50 साल से कर रहे हैं, और मैं इस काम को पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। तो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, अपनी जगह पे बैठ के, अपनी जगह से बाहर निकल के, अपने शहर में और अपने गांव में, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं इस काम को करता हूँ। इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जनता अगर मुझे अपना सेवक बनाना चाहती है तो वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। ये जनता को का निर्णय लेना है कि वो मुझे एज ए डॉक्टर देखना चाहती है, एज ए व्यवसायी देखना चाहती है, या उसे मैं उसके सेवक के रूप में पसंद हूँ। पहला ये बात है कि आप कल्याण ज्वेलर्स के शॉप अलग अलग जगहों पे डाल रहे हैं, इससे आप क्या मतलब पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसा मॉडल है काम करने का जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको वहाँ जाके चीज़ें नहीं बेचनी होती हैं, वो सारा ऑटोमेटेड उनका सिस्टम है, और वो लोग खुद से उस चीज़ को चलाते हैं। इसलिए आप कहीं भी उस चीज़ को खोलें, आपके दिनचर्या पे, आपके डे टू डे लाइफ, क्योंकि मैं हमेशा यही रहता हूँ, मैं किसी भी शहर में नहीं जाता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। तो एक अलग तरह का बिजनेस मॉडल है, एक एजेंसी टाइप की चीज़ है जो जगह जगहों पे है। तो वैसे मैंने भी सब कुछ सीख रहा था, तो मैंने भी 3-4 जगहों पे उसे खोल लिया है। तो ऐसे ही बस एक्सपेंशन है अपने व्यवसाय का, और डाइवर्सिफिकेशन है। लोग डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप को अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग चीज़ों से। तो वैसे मैंने भी इसको डाइवर्सिफाई किया है, अपने आप को एक व्यवसाय को चालू किया है, जो कि भगवान की कृपा से ठीक चल रहा है। राजनीति में आने पर आदमी को, किसी भी नेता को, आम पब्लिक जो है वो समझती है कि इनका इरादा लूटने की दृष्टि होगा। ऐसा होता है कि सब लोग सोचते हैं कि लूटने की दृष्टि से आए होंगे, और ऐसा होता भी है कि जब राजनीति में कोई प्रवेश करता है तो उसके पास साधारण सा इनकम होता है, और राजनीति में आने के बाद एमपी एमएलए बनने के बाद वो करोड़ों करोड़ों के वारिस हो जाते हैं। आप सब कुछ होने के बाद क्यों प्रवेश कर रहे हैं इसमें?
नहीं नहीं, देखिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपने किन लोगों को इस तरीके से देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से राजनीति में आना एक तरह से जनता की सेवा है। जो एक प्रॉपर नेता होता है वो एक कुशन की तरह काम करता है। जनता को, जैसे हमारी जो जनता है अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाते, लोगों के पास नहीं पहुंच पाते, तो नेता का काम है कि वो लोगों से कनेक्ट करता है और उनको प्रॉपर जगह पे उनको पहुंचाता है। किसी अधिकारी से कुछ काम है तो वो कराता है। तो नेता बनना का पैसे कमाने से कोई मतलब, कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। नेता बनने का मतलब अपनी अर्जित की हुई संपत्ति लोगों में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। जब आप नेता बन जाते हैं एक विधानसभा के या एक लोकसभा के, विधानसभा के रहते हैं नेता तो एक उसका आपका रिच थोड़ा छोटा होता है, जब लोकसभा में होता है तो रिच बड़ा होता है। बहुत लोग आपकी तरफ एक ऐसी निगाहों से देखते हैं कि जो उनकी मदद करेगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी भी प्रकार से। तो नेता बनने का मतलब पैसा कमाना किसी के लिए भी नहीं है। अगर किसी नेता के पास पैसा है या कहीं से उन्होंने अर्जित कर लिया है तो वो बहुत दिनों तक वो नेता के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जनता आज की इतनी जरूर समझदार है कि वो जान रही है कि कौन हमें लूट रहा है और कौन हमारी मदद कर रहा है। तो ये हो सकता है कभी से 20 साल पहले, 25 साल पहले के लिए आपकी कथनी सही होगी, लेकिन अभी ऐसा एकदम ही नहीं है। अगर आपको नेता बनना है तो आपको अपने नेता ये लोगों के लिए अपने धन में से, अपनी सारी चीजों में से उनको भी शेयर देना होगा। ऐसे आपके 2 बच्चे होंगे, अगर आपके 1 बच्चे है, अगर आप 2 माता पिता हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो सारा जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो सारे आपके बच्चे हैं। जो आपसे छोटे हैं, जो आपके बराबर के वो सारे आपके भाई बंधु हैं, और जो आपसे बड़े हैं वो सब आपके माता पिता समान है। तो पैसा कमाने क्या आप अपने माता पिता से पैसा कमाएंगे, अपने बेटों से पैसा कमाएंगे, अपने भाई बहन से पैसा कमाएंगे? एकदम नहीं। ये आप बोल रहे हैं सर। ऐसे में हर चुनाव से पहले नॉमिनेशन में आपको डिनोट करना होता है, हलफनामा देना होता है कि आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, और उस संपत्ति के उस समय तो नॉर्मल संपत्ति लोग दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल वो एमएलए या एमपी रह जाते हैं और दूसरी बार जब वो हलफनामा देते हैं तो करोड़ों के वारिस हो जाते हैं। क्या ये समाज सेवा से उन्हें आया है? क्या उनको उनके पेमेंट से ये पैसा आया है? नहीं सर, देखिए अगर आप नेता बनते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपको जो आपका जो आप क्या जो आप दूसरा कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। आप जरूर व्यवसाय कर, आप नेता भी हैं तो आप अपने जनता के बीच में भी रहिए। जैसे मैं अगर नेता बन जाता हूँ या कल मुझे कुछ मौका मिलता है, मुझे कोई पदवी या कुछ ऐसी चीज जनता दे देती है तो मैं जनता के बीच में भी रहूंगा और अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए कुछ तो मैं व्यवसाय करूंगा। या तो मैं उस व्यवसाय को करूं, नहीं मैं अगर व्यवसाय करूंगा तो मुझे जनता को लूटना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है ना कि अगर हमें किसी ने भगवान ने एक तालीम दी है, मुझे एक चीज बताया कि चलो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैंने कुछ 2-4 व्यवसाय किए हैं, तो मैं वहां से धन अर्जित करूंगा। जो मेरे से जरूरत से ज्यादा का धन होगा वो भी मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ऐसा एकदम ही नहीं है। हर एक नेता जो एक जनता का प्रतिनिधि है वो जनता के लिए तो काम करता ही, लेकिन वो अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए और अपने माँ बाप के लिए भी कुछ व्यवसाय तो करता ही रहता है। तो उसी कारण से उनका धन बढ़ जाता होगा, मुझे लगता है। ऐसा एकदम ही नहीं कि आप जनता को लूट के दोबारा से आप वोट लेने नहीं जा सकते हैं। जनता आपको नकार देगी और आप एक बार के 5 साल के लिए नेता हो जाएंगे। अगर आपका भाग रहा तो बीच में विधानसभा टूट गया तो पता चले 2 साल में आप चले जाएं। तो ऐसा एकदम ही संभव नहीं है। और मैं अपने भाइयों से और जो हमारे अग्रज हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं उनको बताऊंगा, अगर आपकी मेंटालिटी, अगर आपका मानसिक अगर दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है तो आप खबरदार हो जाए और आप पॉलिटिक्स में ना आए। ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स में ना ही आवश्यकता है और ना ही जनता आपको स्वीकार करेगी। तो आपकी नजर में आज पिछले 15-20 साल से कोई लूटने की दृष्टि से नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए आप अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो ये एक तरह का ये उतना ही स्वच्छ चीज है जैसे भगवान की पूजा करते हैं। जनता आपके लिए आपकी भगवान है, आपका गॉड है, और उसी क्योंकि भगवान हमें आशीर्वाद देता है, जनता भी हमें आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देके मुझे एक आसन पे पहुंचाती है। अगर आप एक जनता के आशीर्वाद को लेके उसी के विरुद्ध में आप काम करेंगे, उसी के उल्टा काम करेंगे, उसको लूटेंगे या समाज को लूटेंगे, तो कैसे आपका उद्धार होगा? कैसे दोबारा आप उसके पास जाएंगे उस वोट को लेने के लिए? जी। तो एकदम ही ऐसा नहीं है। नेता लोग, हाँ ये होता है कि जब आप नेता बन जाते हैं या कुछ ऐसी जगह पे चले जाते हैं तो आपके पास और सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत लोगों से आप मिलते हैं और आपका व्यवसाय और अच्छा चल जाता है और अच्छे कामों को आप कर पाते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है और आप उसको हलफनामा में देते भी हैं। इसका मतलब जब आमदनी आपकी बढ़ रही है उस पर आप टैक्स भी भर रहे हैं, तभी आप उसको हलफनामा में दे रहे हैं। तो कहीं से भी अगर आप किसी पैसे को अगर आप टैक्स दे के हलफनामा में दाखिल कर रहे हैं तो काली कमाई तो हो ही नहीं सकती। और सफेद कमाई ही है सर। तो
आखिर किसी भी नेता को या कुछ भी उसका मंथली पेमेंट ही ना उसका होता है, क्या इतना ग्रोथ हो जाता है कि जो लाखों में होने वाला चीज करोड़ों में पहुंच जाए और वो बेईमानी से नहीं आया हो? नहीं सर, देखो अब जैसे कोई नेता है, वो उसकी तनख्वाह है 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, उसके बच्चे भी साथ में वो बड़े हो गए, वो इंजीनियर हो गए, उन्होंने कुछ ठेका का काम कर लिया या उसने कुछ ऐसा व्यवसाय चालू कर दिया। हाँ, अब ये जरूर हो जाएगा कि उसके फादर एक एमएलए है या एमपी है, उसे थोड़ा सा लिवरेज मिलता है। इसमें मैं एकदम आपके बातों को मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर एक एमएलए का बेटा और एक नॉर्मल इंसान का बेटा, दोनों में काफी अंतर है। एमएलए का बेटा अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाएगा तो उसको जल्दी देख लिया जाएगा, इंसान के बेटे में थोड़ा लेट लगेगा, उसको थोड़ा लाइन से आना पड़ेगा। जब आप किसी एक ऐसे माननीय के बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा प्रिविलेज मिलता है। अगर आप समझदार हैं, आपके बच्चे, आपके दोस्त समझदार हैं, आपके लोग समझदार हैं, तो उस प्रिविलेज से वो फायदा उठा के जल्दी से पैसा अर्जित कर लेते हैं। लेकिन गलत सलत काम आप सोचोगे कि मैं एमएलए का बेटा हूं और जाके उस बढ़िया की दुकान पे जाके वहां से कपड़ा फ्री में ले आऊं, वहां से गाड़ी फ्री में ले आऊं, वहां से कुछ और होती है आज के समाज में। यानी कि विशाल जी नेता बनने से पहले ही नेता को, अभी चुनाव नहीं लड़े हैं लेकिन नेता लोग को डिफेंड करना शुरू कर दिए हैं। नेताओं को बहुत बहुत बधाई कि आपके प्रयास से इन्होंने अभी से ही डिफेंड करना शुरू कर दिया। विशाल जी, जनता सब जानती है, मैं क्या डिफेंड करूंगा, मुझसे ज्यादा उनको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नेता बनूं और मुझसे आपको कम्पीट करना है तो मैं इस लेवल पे रहूंगा। आपको इस लेवल पे जाके मुझे कम्पीट करना पड़ेगा, मैं इस स्टैंडर्ड को उतना ऊंचा करूंगा। क्या आज के इस दौर में चुनाव लड़ने के लिए एक गरीब आदमी, स्वच्छ आदमी चुनाव जीत सकता है? स्वच्छ आदमी एकदम चुनाव जीत सकता है। क्या उसे टिकट मिलेगी? स्वच्छ आदमी को एकदम टिकट मिलेगी। स्वच्छ आदमी को ही टिकट मिलती है, जो भी हमारी अच्छी अच्छी पार्टियां हैं। नहीं सर, केवल हम लोग भी जानते हैं और हम लोग भी सुनते हैं, फलाने पार्टी ने इतना करोड़ दिया, फलाने, सर बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। इसलिए नहीं, आप कोई भी अगर पार्टी क्या है, पार्टी एक एनजीओ टाइप से काम करता है, एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अपने खर्चे हैं, जिसके अपने कहां से पैसा उसको आएगा। पार्टी तो कोई दुकान चलाती नहीं है, पार्टी के पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं, तो पार्टी कैसे चलती है? पार्टी डोनेशन से चलती है जी, ठीक है, पार्टी डोनेशन से चलती है। कुछ इंडस्ट्रीज डोनेट करते हैं, कुछ लोग डोनेट करते हैं। हम और आप, जैसे भी हम लोग का अभियान चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, हमने 100 रुपए देके लोगों से पार्टी फंड में पैसे जमा कराया, सदस्यता दिलाई, तो उससे पार्टी फंड में पैसा आता है, तो वैसे पार्टी चलती है। तो ये मतलब एकदम ही कहना गलत है कि ये कोई डोनेशन देके टिकट ले लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को मदद करते हैं, उसके पार्टी फंड में तो सारा वाइट में होता, सारे का रसीद कटता है, सारे आपको चेक, वो तो चंदा अलग चीज वही चीज है ना, चंदा, और वही है। लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा है कि पार्टी का झंडा ढोने वाले झंडा ढोते रह जाते हैं। नहीं सर, देखो पार्टी में, देखो पार्टी क्या है कि एक आदमी से तो पार्टी नहीं चलती ना। हमारे माननीय मोदी जी हमारे अगर प्रधानमंत्री हैं, उनके अकेले होने से तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हो। तो इसका मतलब क्या, हमारे पार्टी में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? एकदम नहीं। उसको झंडा धोने वाला कैसे कह सकते हैं? हम तन मन धन से पार्टी से लगे रहते हैं। कोई आदमी झंडा धोता है, कोई आदमी टेंट लगाता है, कोई आदमी कुर्सी बिछाता है, कोई आदमी मेज लगाता है, कोई जो अच्छा वक्ता है वो बहुत अच्छा बोलता है, कोई क्या कहते हैं, कोई किसी के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो पोस्टर बैनर अच्छे से लगा दे, वो लगाता है। सब मिल के पार्टी बनती है, सब मिल के समूह बनता है। लेकिन वो बहुत कम लोग खुशनसीब होते हैं जिनको विधानसभा या एमएलसी या लोकसभा के लिए टिकट मिलता है। जो बहुत खुशनसीब हुए उनको वो मिल गया, और लोग हमारे अध्यक्ष बन जाते हैं, उनकी भी महिमा उतनी ही है। कुछ हमारे महामंत्री हो जाते हैं, कुछ उपाध्यक्ष हो जाते हैं, सब मिलकर पार्टी चलाते हैं। तो ये एकदम कहना गलत है कि पार्टी का झंडा धोने से ही कुछ धोते रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि कोई आदमी रिक्शा चला रहा है और रिक्शा चलाते रह जाएगा तो वो भी बड़ा व्यवसाय क्यों नहीं हो गया? व्यवसायी हो जाना अलग बात है, लेकिन आजकल सब लोग कहते हैं फलाना के पास पैसा नहीं जीतेंगे। लोगों की भी मेंटेलिटी है। देखिए आप समझिए, पैसा नहीं होंगे नहीं जीतेंगे उससे मतलब नहीं है। अब जब आप चुनाव में जाओगे, चुनाव लड़ने जाओगे, चुनाव का खर्चा है या नहीं? ऑब्वियस है। आपको गाड़ियां, आपके इलेक्शन कमीशन ने भी एक लिमिट तय करा है कितना रुपए होने चाहिए उसके पास चुनाव लड़ने के लिए, इतना खर्चा आप कर सकते हो। आपको लोगों के पास जाना है, लोगों से मिलना है, अपने बैनर को प्रदर्शित करना है, अपने झंडे को लगाना है, अपने पोस्टर को लगाना है, करना है। जगह जगह पे छोटे छोटे नुक्कड़ सभा करनी है। दुरुस्त करना चाहेंगे सर कि जो हम हलफनामा देते हैं जिसमें, उसमें ये नहीं है कि आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए। ये नहीं है, पैसा नहीं होना चाहिए। कितना पैसा आप कितना खर्चा कर सकते हैं उसका ब्यौरा दीजिए, कितना पैसा होना चाहिए नहीं। वही मैं कह रहा हूँ जी, मैं सोच रहा हूँ शब्द में त्रुटि हो, लेकिन कोई भी अगर आदमी जो चुनाव लड़ने जाता है
उसको खर्च करना पड़ता है, और उसका खर्च बढ़ता चला जाता है कि जब सामने वाला आदमी ज्यादा खर्च करता है, उसी मुताबिक आपको भी खर्च करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को अपनी बातें बतानी पड़ती है, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको लेके जाना होता है, उनकी गाड़ियों में तेल होता है, सब कुछ होता है। बहुत कार्यकर्ता तो खुद से यानी कर पाते हैं। ऑल टुगेदर देखा जाए तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता तो दुनिया के जितने इंडस्ट्रीज थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, सब वो आज कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई कुछ बना होता, लेकिन नहीं। केवल पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से आप किसी को वोट को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे के बिना भी नहीं हो सकता। पैसे से नहीं, हम पैसे से आपके घर को खरीद लेंगे क्या? नहीं। लेकिन हम प्यार से आपके घर को, आपको, आपके सबको खरीद सकते हैं। अगर हम आपको प्यार करते हैं तो आप मुझे जाकर अपने बेडरूम में बैठाइएगा, बेशक बेशक, और मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, आप अपना बेडरूम मुझे दे देंगे क्या? आप नहीं दे पाएंगे। तो प्रेम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन प्रेम करने के लिए भी तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा ना भैया, तो खाना तो पड़ेगा, वो तो उसके लिए तो पैसा तो चाहिए। तो इसमें ना बैलेंस है, पैसा थोड़ा, थोड़ा प्रेम, थोड़ा व्यवहार, थोड़ा पार्टी का झंडा, पार्टी का मोहर, पार्टी का सिंबल, ये सब मिलके आप एक अच्छा नेता बन पाते। अगर आपके पास सब कुछ ही है और आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आप कुर्ता पजामा भी नहीं पहन सकते हो ठीक से, चप्पल भी नहीं है, आप पूरा झंडा ढोने के लिए तो चप्पल पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे नहीं, अब तो पार्टी झंडा ढो रहे हैं, चप्पल भी नहीं, झंडा ढो रहे हैं, हमको टिकट दे दिया जाए, तो ठीक है, आपको टिकट दे दिया जाएगा। कैसे लड़ेंगे आप चुनाव? बताइए। कुछ तो आपको पार्टी, कुछ तो कैसे करोगे आप? अगर हम पार्टी के लोग, हम लोग उसकी मदद करेंगे तो एक लेवल पे तो आपको भी तो अपने आप को संभालना पड़ेगा। कैसे संभालेंगे? तो पैसा कुछ चाहिए। यानी कि एक कंगाल आदमी ईमानदार होते हुए नहीं लड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि कंगाल होते हुए ईमानदार आदमी नहीं लड़ सकता, वो लड़ सकता है, रिजल्ट उसके अनुरूप होगा कि नहीं होगा ये बता पाना, ये जनता को निर्णय लेना है। विशाल जी, आप बीजेपी के बैनर पे अक्सर देखे जाते हैं, आप बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं, क्या आप बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं इस चुनाव में? और देखिए, मैं बीजेपी के बैनर में देखा जाता हूं, लेकिन मैं पूरे गोपालगंज वासियों के दिल में भी देखा जाता हूं। आपके दिल में हूं कि नहीं बताइए आप मुझे। शायद आप वोटर बीजेपी को वोट दे या ना दे, लेकिन आपके में मैं दिल में हूं। जब मैं आपको बताऊं, जब ये सदस्यता अभियान हो रहा था, तो अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, मैंने इतने मुस्लिम लोगों को बीजेपी से जोड़ा है। एक मुस्लिम को बीजेपी का मेंबर बनाना उतना आसान काम नहीं है। मैं इतने लोगों को मैंने मेंबर बनाया है। उनका कहना था कि डॉक्टर साहब, आप बीजेपी में हो या आरजेडी में हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, आप जो बोलोगे हम वो काम करने को यार, ओटीपी ले लीजिए, अपना नंबर बना दीजिए। अगर उनका कहना है लोगों का कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप आरजेडी से लड़ रहे हैं या कमल छाप से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं। यानी आपका फेज खुला हुआ है। उनका कहना नहीं, उनका कहना था कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, मुझे नहीं मतलब किससे लड़ना है, आप चुनाव लड़ रहे हो तो मेरे घर का बोनर मैं पोस्टर लगा दूंगा, मेरा परिवार डॉक्टर विशाल के साथ। क्या बात। डॉक्टर विशाल जिसके भी साथ हो, वो भाजपा के साथ हो, लेकिन आप जब मेरा पोस्टर बैनर आप देखते हैं भाजपा के साथ, तो मैं उन्हीं के साथ हूँ, वही मेरी पार्टी है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा के ऊपर देखा जा रहा है तो और लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे हैं। मैं मुस्लिमों में उतना ही पॉपुलर हूँ, और भी और लोग जो भी मुझे याद है कि जंगलिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें आप तन मन धन से सहयोग किए थे। धन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तन मन से तुमने जरूर सहयोग किया। धन वाला मुझे पता है। नहीं, गलत पता है। ना गलत पता नहीं है, आपने एक अच्छा सहयोग किया था, भले आप ऑन माइक नहीं बोले। नहीं, वो दम नहीं है। इनफैक्ट वो किसी भी कास्ट हो, क्रीड हो, सोसाइटी हो, जहाँ पे कोई भी अच्छा काम होता है, आपने चंदा दिया था। चंदा से मतलब नहीं है, आप मुझे आमंत्रित करोगे, अगर मुझसे कहोगे आप मेरा सहयोग करिए, वही बात है, तो मैं जरूर सहयोग करूंगा। अपने शरीर से भी करता हूँ, और जैसे बन सकता है, जितना मुझे लोग, सरकार, भगवान ने जितना मुझे ये दिया है, रिसोर्सेज दिए हैं, उसी रिसोर्सेज में कुछ अपने लिए रखता हूँ, कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पिछले 20 साल से भाजपा के प्रत्याशी जीतते रहे हैं यहाँ, ऐसे में क्या आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिल सकता है? यार मैं तो आपको मैं बताऊं, मुझे ऐसा, मुझे कुछ ऐसा कोई अनुमान, मुझे कोई ऐसे मतलब कोई सिक्स सेंस में मुझे नहीं पता है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मुझे टिकट मिलने जा रहा है। हाँ, भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूं, जहां भी बैठता हूं भाजपा के लिए काम करता हूं, लोगों को उसके बारे में बताता हूं, उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। जिसे भी टिकट मिले, चाची हैं हमारी वो कुसुम देवी, उनको मिल जाए, या और भी जितने लोगों का नाम आ रहा है, सबके मैं साथ हूँ। जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ मैं हमेशा, मैं जैसे लगा रहता हूँ वैसे ही। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं?
ये पार्टी का निर्णय है। अगर नहीं, कोशिश में है कि नहीं कि आपको टिकट मिले? कोशिश के लिए, टिकट मिलने के लिए कोई कोशिश करने की भाजपा में जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में जो हमारे मुख्यमंत्री 2-3 स्टेट में बने हैं, वो कहाँ कोशिश कर रहे थे, तो कहीं पड़े हुए थे, अपना बुलाया गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो तो सुप्रीमो का ऑर्डर है कि बस ये लड़ लीजिए, तो चूंकि किसी के चेहरे पे भी नहीं लड़ा गया था वो चुनाव। तो कभी भी नहीं, तो यहाँ भी चेहरे पे थोड़ी लड़ा जाएगा, ना ही कुसुम देवी मैडम के चेहरे पे लड़ा जाएगा, ना ही मेरे चेहरे पे लड़ा जाएगा, ना किसी और के चेहरे पे लड़ा जाएगा। यहाँ क्या लड़ा जाएगा? कमल छाप पे लड़ा जाएगा। कमल छाप पे लड़ेंगे कि एनडीए पे लड़ेंगे? वही एनडीए। नहीं, एक बात नहीं, हम तो कमल के टिकट से लड़ेंगे ना। एनडीए हमारा हमारी कोलैबोरेशन, हमारा जो दल है उसका है एनडीए। छाप तो हमारा कमल ही है जी। छाप तो हमारा कमल है। आपकी इच्छा है कि नहीं लड़ने की? जनता के बीच में आया? क्यों नहीं? अगर हमें मौका मिले, हम जिस लेवल पे लोगों की मदद कर पा रहे हैं, जब हमें वो मौका मिलेगा, जब हमें पावर के साथ पावर मुझे मिल जाएगी, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? एकदम जरूर करूंगा। पार्टी का जो हमारा जो भी ऑर्डर है सर आंखों पे है। मतलब अंदर से इच्छा है? क्यों नहीं है? आपको मिलेंगे, आप भी लड़ लेंगे श्रीमान, आप भी लड़ लेंगे। नहीं, पॉलिटिक्स से दूर रहना है। नहीं तब नहीं, आपका चेहरा बता रहा है कि आप जरूर लड़ लेंगे। नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक बार चुनाव हार गए हम, तो इसके बाद चुनाव सीख देता है। चुनाव बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मोहम्मद गजनी ने सिखाया था ना कि 18 बार के 17 बार लड़ने के बाद वो जीता था। तो गिरते ही मैदान में, गिरते ही सहसवार ही मैदान जंग में वो तितल क्या गिरे, वो तितल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता है। वैसे क्या लड़ना है, गिरना है, जहां से बोलेंगे वहां से लड़ लेंगे हम। मतलब लड़ने का मूड है, जनता जान ले कि लड़ने का मूड है। नहीं, जनता जाने या ना जाने, पार्टी का मूड है। पार्टी कहेगी तो मैं एकदम तैयार हूँ, रेडी हूँ। अगर आप लड़ते हैं तो किस क्षेत्र से लड़ेंगे? अपना क्षेत्र, मेरा तो यही क्षेत्र है भाई। 101 विधानसभा गोपालगंज सदर। यही है हमारा क्षेत्र है। जी जी जी। लेकिन अगर पार्टी को जरूरत पड़ जाए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं मुझे, लेकिन लड़ना है, वहां भी लड़ूंगा। अगर वो भेज दे आपको बैकुंठपुर लड़ने के लिए, जाएगा? छोड़ दीजिए, मुझे भेज दे केरल, वहां जाकर लड़ लूंगा। क्या बात है, क्या बात। अच्छा ये बताइए, गोपालगंज 101 से आप हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ आपको लड़ना होगा। अगर मान लीजिए टिकट मिल भी सकता है आपको, अगर मिल जाता है, और आप गोपालगंज जो सदर विधायक क्षेत्र है, इसमें से 2 वर्ण पर विशेष रूप से वोटिंग जाता है, या तो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र हो या फिर वैश्य को देखा जाता है। ऐसी स्थिति में क्या आप वैश्य होने के नाते इसका फायदा उठाने के लिए तो नहीं आए हैं? नहीं, वैसे हम हैं, तो अगर वैश्य को टिकट मिलता है तो क्या थोड़ी मेरे राजपूत भाई मुझे वोट नहीं देंगे? नहीं, थोड़ी है। वैश्य का विशेष वोट होता है इसलिए। नहीं, राजपूत भाई का भी वोट है, ब्राह्मण भाई का भी वोट है, हमारे भूमियार भाई हैं, जितने भी हैं। अब मैं तो ये कह के आता हूँ कि मैं यादव और मुस्लिम का भी वोट लेके पार्टी में आऊंगा। नहीं, आपको मिलेगा भी। मिले ना मिले वो, लेकिन मैं जिस तरह उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उन लोगों से, उनका भी वोट मैं लेके आऊंगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करनी है, कभी किसी का नुकसान किया नहीं। उनको पता है कि ना आगे ये आदमी कर नहीं सकता, क्योंकि वोट देने में कोई दिक्कत, कोई जाता नहीं उनका। बिल्कुल। ये बताइए कि आपके अगर विरोध की बात किया जाए तो आपकी लड़ाई राजद से होगी, जनसुराय से होगी, वगैरह वगैरह सबसे होगी। सब उसमें के लोग तो, अगर मान लीजिए एक प्रत्याशी आपके मोहन गुप्ता जी भी हो गए, वो भी तो कहते हैं कि पूरा वैश्य समुदाय मेरे साथ है। फिर मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा वैश्य समुदाय मेरे साथ है, मैं तो कह रहा हूँ कि वैश्य भी मेरे साथ है। मैं तो कह रहा हूँ उनका जो मेन कोर वोटर है मुस्लिम और यादव, वो भी मेरे साथ है, अति पिछड़ा वो भी मेरे साथ है। यानी आपके उनके कोर वोटर में। और सबसे मजेदार बात है, अगर मोहन जी को टिकट मिलता है तो मेरे मामा है, यानी दोनों ममर है। यानी तो भगीना वैसे भी ब्राह्मण होता है, मामा का पैच हो गया, मामी का पैच हो गया, मामी जितने तो भगीना को भाई मामा क्या करेंगे। यानी कि आप के दोनों हाथ में लड्डू है? नहीं, लड्डू नहीं है। हम यहाँ पे जितने यहाँ पे समाज के लोग हैं, आप अगर उनके जगह पे, मोहन जी के जगह पे किसी और का भी आप नाम ले लेते हैं, जैसे मोहित गुप्ता भी लगे हुए हैं, नाम लेते, उन भी मेरे भाई समान है। यानी पूरा आपकी पूरा फैमिली। क्योंकि देखो, मैं यहाँ, मेरा ये ममहर है, सब यहाँ मेरे मामा है, मामी है, नाना है, नानी है, मैं भगीना हूँ। तो भगीना तो ब्राह्मण होता है, जैसा लोगों ने बताया है। यानी कि घी कहीं गिरे, दाल में गिरे, भात में गिरे, खिचड़ी में गिरे, सब अपने पाले में आने वाला है। अपने पाले में नहीं आना, जो भी है सबसे हाथ पैर जोड़ के, सबसे रिक्वेस्ट करके, सबसे विनती करके कहा जाएगा ये कि भैया मौका मिला है तो लड़के को आगे बढ़ने दीजिए, और आप ही के सहयोग से तो ये होगा। तो जो भी है, जो आरजेडी के जितने लोग हैं, चाहे हमसे पहले अभी जो हमारी कुसुम देवी है, मैडम है हमारी चाची,
एमएलए एमएलए जो है उनका भी आशीर्वाद है, उनका भी पैर छू के आशीर्वाद दूंगा कि हम चाची मौका दीजिए। अच्छा, आप ही के परिवार में, जैसा कि बोल रहे हैं सब परिवार ही हैं, तो क्या आपके परिवार में मतभेद है क्या, कि सब लोग कोई इधर कोई उधर कोई उधर है? नहीं नहीं नहीं, परिवार में मतभेद कहाँ है? तो सब लोग मतभेद है तभी तो कोई राजद में है, कोई नहीं नहीं, जदयू में है, ये नहीं, किस पार्टी में आप हैं ये डिफाइन करता है कि आपका माइंड सेट क्या है, आपका दिमाग, आप किस हिसाब से सोचते हैं, आप देशभक्ति के लिए सोचते हैं या अपने फायदे के लिए सोचते हैं। सब पार्टी का अपना यूएसपी है, अपना काम करने का तरीका तो है। कोई पार्टी अपने फायदे के लिए देखता है, जो जिसको जहाँ पसंद है। मुझे शुरू से भाजपा पसंद है तो मैं भाजपा में हूँ, किसी को आरजेडी पसंद है, सारी पार्टियां चल रही हैं ना, तो सब लोग वैसे ही है। कोई मामा है, कोई चाचा, सब इसी दुनिया के लोग हैं ना, सबको दो आंख नाक कान है। तो कोई मामा वो चाचा, प्यार है ना, प्यार करोगे तो सब लोग आपका सारा वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया आपकी है। प्यार नहीं तो सबसे झगड़ा है, भाई से भाई का झगड़ा है। जो सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। आप सारे हम लोग भाई बहन ही तो हैं, एक ही भगवान के तो पुत्र हैं। यही तो बात पूरी दुनिया को और पूरे भारत को समझना चाहिए ना। जाति और धर्म में हमने बांट लिया एक दूसरे को। अच्छा, जो ये लोग बांटते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के नाम से हम लोग चलते हैं, और अगर वसुधैव कुटुंबकम में विशाल जी, रियाज जी के साथ अगर मतभेद हो रहा है, मतभेद होना ठीक है, अच्छी बात, मनभेद जो हो रहा है, एक दूसरे से नफरत की भावना, उनको आप क्या कहेंगे? कहाँ नफरत है? अगर जो कर रहे हैं उनके लिए, अब उनके दिल में क्या है? न, जो कर रहे हैं उनके लिए कहना, जो कर रहे हैं ये दमी गलत है। क्यों करना भाई? जब मतलब हमारा एक घर मेरा यहाँ है, बगल में किसी का घर है, तो उससे क्या मतभेद, उससे क्या मनभेद? सबको वही चीज खाना है, एक जगह पे ही रहना है, सब एक जैसे ही दिखते हैं, सबका खून भी एक ही है, एबीसी AOAB यही खून है, ABO। हाँ, तो इसमें क्या है का मनभेद? जो आप कमाओगे आप खा रहे हो, मतलब ये ऐसा रखने वाले है लोग, समाज के दूषित लोग हैं, लोग दूषित है, प्रदूषित लोग हैं। उन लोगों को समाज से दूर कर देना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अभी एनडीए गवर्नमेंट बिहार में चल रही है और सुशासन की सरकार बोली जाती है, और सुशासन की सरकार बोली जाती है, ऐसे स्थिति में अपराध चरम सीमा पर जा रहा है। और पटना के मशहूर हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में 5 अपराधी दिन दहाड़े हॉस्पिटल घुसते हैं और वहां एक मरीज चंदन मिश्रा को गोली मार के चले जाते हैं। क्या ये जंगल राज से बड़ा महाजंगल राज नहीं है सर? पता नहीं जंगल राज क्या था, देखा होगा आपने अच्छे से, याद है आपको? जंगल एकदम याद है। क्या होता था उस समय? अपहरण होता था, हत्या होता था, फिरौती लिया जाता था। दुकानें कितने बजे बंद हो जाती थी? वो दुकानें बंद होती थी समय वो अपने 5 बजे 7 बजे वगैरह बंद होती थी। 5 बजे। क्या सब अपराध का एक श्रेणी ये नहीं है? मैं देख रहा हूँ अभी हमारे स्टूडियो में यहाँ पे 2-3 लड़कियां भी बैठ के मुस्कुरा रही हैं। क्या वो आ सकती थी क्या उस समय? उस समय का दौर अलग था। जंगल राज का प्रॉपर डिफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि जंगल राज कहते किसको है। क्राइम होने का मतलब जंगल राज से कतई नहीं है। जहां विकास का काम नहीं हो पाए, कॉन्ट्रैक्टरों को काम नहीं करने दिया जाए, जो दूर सुदूर जाके रोड बना रहे रोड नहीं बनाने दिया जाए, बिजली का तार काट लिया जाए, पेड़ पौधों को खत्म कर दिया जाए, गाड़ी जाके शोरूम से उठा ली जाए, कपड़ा ले लिया जाए, पैसा ना दिया जाए, पैसा देने पे पीट दिया जाए, घर से आपकी औरतों को जो औरत पसंद है आपके घर की उसको उठा लिया जाए, इसको कहते हैं जंगल राज। अपराध से जंगल राज का कोई रिलेशन नहीं है। गलत, वो मिसनोमर है, वो एकदम गलत। आज के डेट में अगर हम जंगल राज कहे तो जंगल में तो मंगल है। जंगल राज का मतलब क्या है? जंगल जहाँ पे बाघ, हरण, चीता, शेर सब आराम से विचरित करते हैं, सुंदर वातावरण, सुंदर माहौल। अभी तो लोग जाके जंगल में रहना पसंद करते हैं। अभी तो एक हमें अभी मिली है वहां पे कोई जगह में कर्नाटका में एक विदेशी औरत थी जो अपने 2 बच्चों के साथ जंगल में रह रही थी। इट्स नॉट जंगल राज। जंगल राज एक अच्छे राज में नहीं, मिसनोमर है जंगल राज। मैं उसको सही नहीं मानता हूँ उस चीज की अभी तुलना करना। उस समय हमारे पहले के लोगों ने, देखो 10 साल में हम कहते हैं कि एक डेकेड के साथ एक जनरेशन चेंज हो जाता है। 20 साल पुरानी बात है, उसको लोगों ने याद करके रखा है। जिसने भी याद तो सबसे ज्यादा बीजेपी ही याद दिलाती है जंगल राज याद दिलाती होगी, क्योंकि उस समय जो लोग जंगल राज या जो उस तरह की चीजों को करने वाले थे वो फिर से सत्ता में आने के लिए लालायित हैं। जंगल राज का नाम कौन लेती है? इसलिए कौन लेता है? नहीं लेती है जंगल। आपसे जानना चाहते हैं कौन लेता है? जो भी लेते हैं। कौन लेता है बता दीजिए। जितने लोग लेते, मैं भी लेता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ। बीजेपी वाले लोग लेते हैं, चलो मैं मानता हूँ बीजेपी लेती है। क्यों लेती है? वो जंगल राज कब था? अभी से 20 साल
पहले। उस बात को भूल जाना चाहिए। नहीं नहीं, भूलना नहीं है, था उस समय, उस बात को हम जरूर भूल जाते हैं, लेकिन जब उस समय के जो लोग थे, जो इस चीज को करने के जो करता धरता था, अगर वो लोग इस समय भी मौजूद हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो कैसे आप भूल जाओगे? अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स से निकल चुके होते, बाहर की तरफ चले जाए रहते, तो मुझे लगता था कि तब मुझे ये समझ में आता कि उनका जो थॉट प्रोसेस था जंगल राज के पीछे, वो खत्म है, वो लोग ही नहीं है। चलिए जंगल राज से इस मुद्दे को अलग करते हैं जी। और ये बताया नहीं, ये जाए, क्राइम है, मैं बोलता हूं ये एक क्राइम है। ये क्राइम किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, क्राइम किसी भी सोसाइटी में हो सकता है। रावण और दैत्य त्रेता युग, सतयुग और कलयुग, और त्रेता और द्वापर युग में भी थे। चोर और पुलिस का ये एक तरह का एक खेल है। हाँ, ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि चोर के ऊपर पुलिस हावी हो, और कुछ भी अगर ऐसा क्राइम होता है तो उस क्राइम को करने वाले ने जिस मानसिक स्थिति में उस क्राइम को किया, उसको पढ़ते हुए उस आदमी को पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर उसको सजा नहीं मिलती है तो ये चिंता का विषय है, इसके लिए एजिटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर जिसने इस काम को अंजाम दिया, वो पकड़ के उसको अगर हम इसके अंदर ले आते हैं, कानून के दायरे के अंदर उसको हम ले आते हैं, तो उसको खराब, जैसे कैसे खेमका हत्याकांड हुआ, पकड़ा गया आदमी जिसने करा। एक हमारे अभी कांड हुआ है, बहुत ही दुखद हुआ है, एक लड़की को मार दिया गया है यहाँ पे मोहम्मदपुर के आसपास। उसका पति जेल में है, उसके जो सुरेंद्र जी व्यवसायी की लड़की। हाँ, और हम लोग उसके लिए मिल रहे हैं एसपी से लगातार। एसपी पर दबाव बनाया हुआ है, एसपी साहब महोदय पे। एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो लोग, उनके जो परिवार वाले वो एट लार्ज हैं, पता चला जैसे नेपाल भग गए हैं डर के बाद। तो अगर आपने क्राइम किया तो उसको चिन्हित करके उसको सजा दिलाना बहुत जरूरी है। मतलब क्रिमिनल को छोड़ना ठीक नहीं है। क्रिमिनल को कैसे छोड़ सकते श्रीमान, ये कौन सी बात है? यानी कि नुकसान करने वाले, देश हित के खिलाफ काम करने वालों को पकड़ना ही है। कैसे नहीं पकड़ना है? तो फिर सर बताइए, पहलगाम अटैक में जो 4 अपराधी जो हमारे मासूम लोगों को मार के भाग गए, फरार हो गए, आज तक उनका कोई ट्रेस हम लोग क्यों नहीं ले पाए? देखो, बहुत सारे मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे। हमारा जो देश है बाउंड्री से तो बंधा नहीं है कि चारों तरफ बाउंड्री है और हमने उनको पकड़ लिया। आप जाके देखोगे, अगर ठीक से आपने स्टडी करा रहा था उस ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर को, जहाँ पे वो घटनाएं घटी हैं, वहां से पाकिस्तान मात्र कितनी दूर है, और पाकिस्तान के साथ हमारी फेंसिंग सब जगह पे मौजूद नहीं है। कहीं पे टेरेन है, कहीं पे खाइयां है, कहीं पे कुछ है, और हमारा जो फोर्स है एक लिमिटेड आवर में वहां जाता है, उस चीज को कॉर्डन ऑफ करके आता है, उसके पे पेट्रोलिंग करके आता है। बहुत सारे टेरेन ऐसे हैं जहाँ पे आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, आपकी क्षति हो सकती है, आपका जो मैन पावर है, आपकी जो पुलिस, आपके जो सैनिक वहां गिर के उनकी हत्या हो, वही नहीं रहेंगे हमारे पास। तो उस ऐसे जगहों पे था, वहां से वो स्निक आउट कर दिया। और बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बहुत बार ऐसा हमने देखा कि जैसे मैं आपको बता दूं, आरुषि हत्याकांड जो दिल्ली में हुआ, कहाँ पता चल पाया? किसी को सजा मिली? उसके अंदर नहीं मिली। आरुषि की निर्भया, आरुषि हत्याकांड, निर्भया में सब भीतर गए। आरुषि एक लड़की अपने घर में मरी पाई गई थी, आरुषि तलवार, किसी को नहीं मिला। हमारे प्यारे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, किसने कहा आत्महत्या है, किसने कहा हत्या, किसने कहा किसने मारा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां हम नहीं कर पाते, वो इतना सातिर होता है वो करने वाला। हम लोग को पूरे देश को उम्मीद था कि मोदी जी से इतना लोग भरोसा जरूर करते हैं कि सबको उम्मीद था कि इसका पूरा अच्छा से नहीं, एकदम किया जाएगा। आपका भरोसा एकदम सही है, आप हमेशा मोदी जी पे भरोसा कर सकते हैं। उनसे ज्यादा डिपेंड होकर जिस पे हम लोग रह सके कोई दूसरा नेता नहीं है हमारे देश में। क्या हम उम्मीद रखें कि वो चारों जो हमारे देश में अखंडता में आग लगाने आए थे वो जरूर पकड़े जाएंगे? देखो, जो आदमी ऐसा काम करेगा वो पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाए या ना जाए, उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंत होना निश्चित है। क्योंकि अल्लाह भी नहीं कहते हैं कि तुम किसी को मारो। अगर वो मुस्लिम ही है आदमी या जो भी है, लोग ये कहते हैं वो मार के चला गया, हिंदू मुस्लिम पूछ चला गया, तो पैगंबर साहब या अल्लाह का भी ये नहीं कहना है कि आप अपने किसी निर्दोष को मार दो। तो वो तो उनमें कीड़े पड़ेंगे। नहीं, एक जिहाद वर्ड को लेके सब लोग कहते हैं, जिहाद का मतलब ही होता है कि इस गलत के खिलाफ आवाज उठाना। अब जिहाद क्या है मुझे उतना मुझे पता है श्रीमान, तो लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं, लेकिन ये लोग जो क्राइम करते हैं ना, अल्लाह के नाम पे लोगों को मार देना बिल्कुल गलत है सर। मजहब तो है ही नहीं। भगवान कहाँ कहता कि इसको मारो आप? तो उनको सजा तो मिलनी है, हमारे हाथों नहीं मिली, हमारे सैनिकों के हाथों नहीं मिली, तो उनको तो मिलनी है। वो अपनी दुर्गति को जरूर प्राप्त करेंगे, इसके लिए इसका मुझे जब सही पूरा विश्वास है इसके ऊपर, इसलिए उसके ऊपर ना जाए। लेकिन आज भी हम सारे भारतवासियों को उम्मीद है कि उनको जो देश की अखंडता को आग लगाने आए थे, उनको
हमारी सरकार खुद सजा देगी, ऐसा जरूर उम्मीद है। देगी। और ये तो आपको जग जाहिर है कि भले उनको हम ना दे पाए हो, लेकिन जो उनके आका थे उनका क्या हश्र हुआ पाकिस्तान में, वो आपने देखा और सबने देखा। नहीं, पब्लिक को और उम्मीद था कि ये सीज फायर न करते हुए उनको अगर पूरी तरह से ध्वस्त कर देना था। हाँ, लेकिन उसमें देखो सारे कंट्रीज जो हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हम लोग हमारा जो फॉरेन लोगों के साथ रिलेशन है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे रहता है। तो अगर कहीं से कोई दबाव बनता है और कोई लोग कहते नहीं बहुत हो गया जी, रहने दिया जाए, तो कोई बीच बचाव का रास्ता आता है तो उसको लेके चलना होता है, क्योंकि हम लोग तो तानाशाह देश है नहीं। तो इसके लिए हो सकता है कि हम लोग उसको पूरी तरह ध्वस्त ना कर पाए। और मैं तो यही मानता हूं कि भले आज से 70 साल पहले 75 साल पहले पाकिस्तान भी तो हमारा ही हिस्सा था, वो हमारे ही तो भाई बंधु थे, वो बहक गए, एक गलत रास्ता पे चले गए, इसका मतलब थोड़ी कि उनका सर्वनाश कर दिया जाए। हो सकता है उसमें अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते होंगे, तो मतलब उसमें अगर एक आदमी भी निर्दय वो मारा जाए उसके अंदर जो निर्दोष है, तो वो भी गलत है। तो इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया, टारगेटिंग अटैक किया, जहां जहां पे वैसे जगह थे जो उन्होंने मरकज बना रखे थे, मरकज के नाम पे वहां गलत काम होता था, उन जगहों को उन्होंने तोड़ा, उसको उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम कभी भी नहीं चाहेंगे, हम अभी भी, उस समय मेरे दादा परदादा होंगे, मैं अभी भी उनको अपना भाई बंधु ही मानता हूँ। वो बहक गए हैं, मैं ये जरूर कहूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा भाई जो कहीं दूर चला गया वो मारा जाए। जो उसमें गलत लोग हैं उनका जरूर नाश हो, वो खुद से उनका विनाश हो जाएगा, और जो लोग अच्छे लोग हैं वो बने और हम सुख चैन के साथ रहे। क्योंकि जो हमारा पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, तो तुम चेंज नहीं कर सकते। हम यही चाहेंगे कि आगे चल के उनके अंदर सद्बुद्धि आए और हम लोग एक साथ मिलजुल के अच्छे से रहें। इससे जितना उन्होंने किया बहुत ही टारगेटेड और बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही स्पेसिफिक अटैक किया, जिसमें वहाँ की हमारी सरकार ने भी ये समझा है कि वहाँ की जो आम जनता है वो हमारे ही लोग हैं, हमारी गए ना। पंजाब यहाँ भी है, पंजाब वहाँ भी है, सिंधी हमारे यहाँ, सिंध वहाँ है, हमारे भाई बंधु तो है, कैसे मार दे उनको हम, जिनका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, जो मतलब निर्दोष लोग नहीं मारे। हाँ, जो इंडियन मूवीज देखते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार को पसंद करते हैं, हमारे गानों को सुनते, हम लोग से प्रेम तो है उनको, लेकिन किसी कारण बस एक देश का जो आपस का जो ये है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गंदे लोग हैं, वो हम लोग को तोड़ के रखे हैं वो लोग। इसलिए ठीक है, जितना हुआ बहुत अच्छा हुआ, सबक उनको सिखाया गया, आगे से वो दम ठीक से रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। विशाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। एक बात, दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक तबका यानी मुस्लिम समुदाय उसमें खुलकर जाने से क्यों बचता है? यही तो आपके मेंटल ब्लॉक है। मतलब क्या रीजन है? नहीं, आप ये बताओ कि अगर आप गिनाना चालू करोगे तो गिना हम नहीं पाएंगे कि जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है, जब से हमारे प्रधान सेवक मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कितनी सारी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे लाया गया, गिनते गिनते थक जाओगे। जो हमारे विपक्ष के नेता है, जो हमारे ऊपर अंगूठी उठाते हैं, उनकी उम्र से ज्यादा तो हमारे ये हैं कि हमारी तरह तरह के हमारे लोक लुभावन या लोगों को फायदा पहुंचाने वाली हमारी योजनाएं हैं। क्या वो योजनाएं मुस्लिम ये कहती है क्या कि अपना धर्म बताओ और मुस्लिम को हम नहीं देंगे? नहीं। तो आखिर कहाँ कमी रह जाती है कि मुस्लिम लोग नहीं जुड़ पाते हैं? बताइए। मुस्लिम लोग नहीं जुड़ पाते हैं, इसमें कमी किनकी है? बताइए। कमी खुद उनके लोगों की है कि जिस पार्टी को वो फॉलो करते हैं, या उन्हें ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम 100% भाजपा से हमारे दूर है। भाजपा में बहुत सारे हमारे कद्दावर नेता है, मुस्लिम है, एक तबका है मुस्लिम का जो हमें बहुत पसंद करता है। ऐसा नहीं कि सारे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जब शुरू से एक बिखराव कर दिया गया कि ये हिंदू है की पार्टी है, ये मुस्लिम हम अलग रहेंगे, तो इसको समझ कौन करता है? लोगों को समझ ये कौन करता है? लोग सब करते हैं, कुछ मौका परस्त नेता करते हैं, कुछ मौका परस्त इंसान करते हैं, कुछ पंडित जी लोग कर देते हैं, कुछ मौलवी साहब लोग कर देते हैं। और वो जो जनता है, जो जिसे उतना ज्ञान नहीं है समाज के बारे में, जो अज्ञानी जनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो है, वो तो मुसलमान के भी शादी में भी जाते हैं और उनके भी जाते हैं। इफ्तार पार्टी होती तो सारे नेता एक दूसरे के पास चले जाते हैं, सबका शादी निकाह वलीमा होता तो सारे चले जाते हैं, उनके शादी में वो सब आ जाते हैं, सब खा पी के मस्त रहते हैं। लेकिन वो जो जिनको कहेंगे मैं कहूँ भोले लोग, अनजान लोग, जिनको समाज का ज्ञान नहीं है, वो इस चक्कर में पड़ते हैं। कोई अपना हसन हुसैन करता है, कोई जय श्री राम करता है, कोई नारे तकबीर करता है, कोई पता नहीं क्या करता है। इनफैक्ट सब एक ही
नस्ल के लोग हैं। बस तो आप लोगों उनकी को कोशिश करना चाहिए कि उस तबके के बीच कॉम्बिनेशन बना के कम से कम उनको अपना बनाए। मेरा तो यही काम ही है, मैं एक मुश्त यही काम करता हूँ कि मुसलमान भाइयों को मोटिवेट करता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये आपकी उतनी ही अपनी है जितनी और लोगों की है। तो इससे जुड़िए और अपने आप को भारत में महफूज समझिए कि आपका ही देश है और आप यहाँ रहेंगे एकदम खुश रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं है, कहीं से कुछ भी सोचना नहीं है। अभी आपको अपने तरीके से सोचना है कि हम यहाँ पे खुश हैं या नहीं हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे पार्टी का जो भी तरीका है काम करने का, जो भी गाइडलाइंस है, वो राष्ट्र हित में है। हाँ, अगर आप किसी कारणवश विचलित होके या किसी के लोक लुभावन बात में आके अगर आप राष्ट्र से अलग हट जाते हैं, राष्ट्र हित में आप नहीं है, तो आपको सजा मिलती है, मिलनी भी चाहिए। तो आप टेररिस्ट कहे जाते हैं। लेकिन अगर आप राष्ट्र हित में हैं, राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान और कहीं खुश हो सकता है। नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नियम, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज हैं, उस बाय लॉज के कारण मुस्लिम भी नहीं कर पाते हैं, ठीक से रह नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फ्रीडम है, फ्रीडम टू वर्शिप है। आपको जैसे तरीका करना है वैसे अपने नमाज पढ़िए, जितना बार पढ़ना उतना बार पढ़िए, जैसे जो करना है सो करिए। आपके लिए कितनी सारी फिर सर यहाँ थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है। गोरखपुर में ऐसा कहा गया कि लोग अपने छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, क्या है ये तो मुझे नहीं पता, ये गलत झूठ बात है। आप सड़क पे मत पढ़िए। क्यों? फिर सड़क पे पढ़ते हैं तो क्या होता है बताओ आप? रोड ट्रैफिक जैम होता है। और बताओ अगर आप सड़क पे पढ़ रहे हो, धूप है, नहीं वो लिमिटिंग समय के लिए होता है। मैं बताओ, मैं धूप है, सड़क पे पढ़ रहे हो, धूल खा रहे हो, पसीना चू रहा है, सड़क पे ये सब नहीं होना चाहिए। धार्मिक नहीं धार्मिक देखो, जैसे ना कि कोई प्रोसेसर है, कोई प्रोसेसर से तजिया निकल रहा है आपका, ठीक है, तो एक मेला होता है, उसमें लोग एंजॉय करते हैं। आप रोड पे निकालो, मेला वाला कराओ, घुमा फिरा के आ जाओ। आप मोहम्मद साहब का वो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, आप रोड पे निकालो, लोगों को घुमाओ फिराओ, मजे आते हैं। यहाँ पे मस्ती करने के लिए, वैसे भी हमारा जो कंट्री है बहुत रिच कंट्री नहीं है, एक मिडिल क्लास कंट्री है, जहाँ मिडिल क्लास लोग होते हैं। यहाँ पे लोगों को एक्टिविटी करने की बहुत सारे चीजें उनके पास नहीं है। इन सब चीजों से, धार्मिक चीजों से उनका मन भरता है, उनको मजा आता है। तब करो, एक लिमिटेड टाइम करो। अब रोज के रोज ही उस चीज को ब्लॉक कर देना। अच्छा, एक और काम होता है, जैसे आपको नमाज पढ़ना है तो काम है आपके 15 से 20 मिनट का। जी जी जी। लेकिन उसके लिए लाइन लगाना, गाड़ी खड़ी करना, वो पूरा 2 घंटे का कार्यक्रम हो जाता है। अच्छा, जब आप नमाज पढ़ रहे हो और आपके लोग हैं, तो उतना अच्छा स्पेस भी तो क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इतनी सारी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, सब में मस्जिद बना डालो, लोग आराम से पंखे के नीचे, एसी के नीचे चलता रहेगा और भगवान को और अच्छे से याद करेंगे। ये तो नहीं कि पसीना पोंछ रहे हैं, वहां पे खड़े हैं, किसी का कपड़ा गंदा। और आपके धर्म में तो, मैं मुस्लिम, आपके नहीं मतलब मुस्लिम धर्म में मैं ये कहूंगा कि सफाई पे बहुत ध्यान है। अच्छे से नहा के, धो के, पैर ऊपर करके, धो धा के, वजू बना के पढ़ना है। बताओ, रोड पे आप नमाज पढ़ रहे हो, वजू कहाँ बनाओगे? किस वजू बना के तब पहुंचते हैं। गंदा हो गया ना, तुम गंदा हो गया। वजू खाना एकदम तुम्हारे उसके आगे। मुझे तब नॉलेज नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा, भले किसी को हो सकता बुरा लग सकता है। बुरा नहीं लगे, बुरा लगे हम टोकेंगे। हाँ, टोकिएगा। मुझे लगता है वजू तो वहां बनाना होता है ना, वजू बनाने की जगह होती है, जहाँ हमारा नमाज पढ़ते वही वजू बनाने के लिए वजू खाना बना होता है। मैंने बहुत जगह गया हूँ, मैं मस्जिदों में गया हूँ और दरगाहों पे गया हूँ। अब कहाँ से वजू? किसी नाली के किनारे नल है, एक नाली के किनारे कल है, नहीं पढ़ना चाहिए। एक नाली के किनारे कल है, उसमें नाली से गंदा पानी उस कल में आ रहा है, उसको चला लो, उससे आप वजू बना ले रहे हो। तो आप धर्म का नाश कर रहे हो। धर्म एक ऐसी चीज है, साफ सुथरा, साफ मन, साफ तन। उम्मीद है आपकी इस बात से बहुत लोगों को अच्छी शिक्षा मिली। तो मैं ये कहूंगा कि आप रोड पे ना पड़े, कुछ तो खतरा भी नहीं। गाड़ी तेजी से आ गई, एक्सीडेंट हो गया, आप मर जाओगे। रोड पे पड़ रहे हो, कोई तार गिर गया ऊपर से, कोई कहीं कुछ ऊपर से गिरा दिया। ये होता है। तो ऐसा एक कांवड़ यात्रा में भी पब्लिक सब नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना, देखो कोई लिमिटेड जगहों पे, लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, जैसे मुझे पता कि कांवड़ यात्रा तो यहाँ पे 1 महीना चलेगा, अपना फ्री हो गया वहां से। लेकिन एक नॉर्मल स्पेस पे भीड़ लग जाए, रोड पर पूरा यहाँ से वहां तक जाम फैल जाए, कोई इमरजेंसी हो, वहां से एम्बुलेंस जाना हो उस समय, तो कैसे जाएगा? मुझे नहीं लगता है कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि पूजा पाठ जो है बहुत शांत मन, शांत विचार का चीज और साफ सुथरी अच्छी चीज है, उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए, भावनागत रूप से करना चाहिए। अच्छा, देखिए, अब गर्मी में आप पसीना चू रहा है तो क्या आपका ध्यान लगेगा भगवान के ऊपर? बताइए।
आप तो पसीने से तरबतर हो। तो थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से होना चाहिए। हमारे समाज में जो लोग पूजा कर रहे हैं, जो किसी भी धर्म में हो, वो बहुत ही वो साफ सच्चे और अच्छे लोग हैं। उनको एक अच्छा जगह भी मिलना चाहिए उस चीज को करने के। मेरा बस इतना ही कहना है। आप रोड पे पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं रास्ते से कोने से मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। इनफैक्ट पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अगर कुछ ऐसा बनता हूं तो मैं उनके लिए ऐसा व्यवस्था करूं कि वो अच्छे जगह से ठीक तरीके से पढ़े, ठंडा पानी पिए, अच्छा जगह हो, अच्छा व्यवस्था, वैसा होना चाहिए। मेरा ये मानना है। विशाल जी, आप एक डॉक्टर भी हैं। अब आपके प्रोफेशन पर्सनल लाइफ से कुछ क्वेश्चन हो जा रहा है बताइए। और आपके प्रोफेशन से। आप एक डॉक्टर हैं, दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि एक मजदूर जो दिन भर में 500 रुपये कमाता है, क्या वो अगर बीमार पड़ जाए, जिस पर पूरा उसका फैमिली आश्रित है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना जान बचा सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो आज की सरकार, जो हमारी जो सरकार चल रही है पिछले 20 साल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, कि 90% बीमारी के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। जैसे पहले का जमाना कुछ और था, ना बिल्डिंग होती थी, ना डॉक्टर्स होते थे, ना ही जगह होती थी, ना ही दवाइयां होती थी। अब तो वहाँ पे जन औषधि केंद्र भी खुल गया है आपके। आप वहां जाओ। हाँ, थोड़ा समय लगेगा आपको, क्योंकि वहां थोड़ा भीड़ ज्यादा होता है। जब आपके पास पैसा नहीं है, अगर 500 रुपये फीस आप नहीं भर सकते, आप कमाई रहे हो, तो आपको टाइम तो होगा ही। टाइम निकाल के जाके आप बेसिक इलाज आप वहाँ करा सकते हो। उसके लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या प्राइवेट सेटअप हमेशा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पैसा ज्यादा और टाइम कम। इलाज का कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एक गरीब सरकारी हूँ, में भी बुखार आपको होगा तो वही पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक दिया जाएगा, और प्राइवेट में भी आओगे तो वही पैरासीटामोल, वही एंटीबायोटिक। क्वेश्चन है सर, हाँ। आपके यहाँ हम जाते हैं ना, तो देखते हैं कि ये गाइनेकोलॉजिस्ट हैं, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये फलना है, Nephrologist हैं। ये ऑर्थोपेडिक हैं, सब डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग यहाँ रहते भी हैं। हैं। नहीं रुकिए, रहते हैं ना। लेकिन जब हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ दांत का डॉक्टर है, वो सब लोग को देखे जा रहा है रात को। नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, मैंने देखा है। रात को हम लोग जब जाते हैं तो रात को कोई आश्रय, आपका हॉस्पिटल भी आश्रय नहीं होता है उस परिस्थिति में। हमारा अस्पताल खुलता है रात को खुलता है, लिखा है 24x7। चलिए, आपका खुलता है, लेकिन और का नहीं खुलता। अगर हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, उस समय एक डॉक्टर वहां उपस्थित रहता है। अब कोई कान का डॉक्टर हो तो क्या वो हार्ट के पेशेंट को बचा सकता है? मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको उसका जवाब देता हूँ मैं। देखो, दो चीजें होती है मेडिकल साइंस में। एक होता है एक्सपर्ट डॉक्टर, मतलब एक कंसल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्पेशलिस्ट। दूसरा होता है जनरल जी। तो जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं तो पहले आप MBBS बनते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो जो MBBS की पढ़ाई होती है और जो उसके बाद जो इंटेंसिव की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको बेसिक ट्रीटमेंट, इमरजेंसी चीजों को ट्रीट करना सिखाया जाता है। एक डेंटिस्ट को भी इमरजेंसी ट्रेनिंग। आप रात में क्या गैस करके जाते हो? गैस का शिकायत, पेट का दर्द, क्या हार्ट अटैक पूछ के होगा सर? बता, कान का दर्द, ठीक है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है, वो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के अंदर आती है। हार्ट अटैक, किडनी, ठीक है, दिमाग का ट्रॉमा, इसके अंदर फालिस मार देना, ये थोड़ा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट आता है। और जैसे आप जानते हैं कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे अभी मेडिकल सिस्टम, जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे, जब हमारी सरकार आई है, तब से MBBS की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी हर एक साल 1,18,000 डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। स्पेशलिस्ट वाली डॉक्टर्स की भी सीटें बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है, जैसे अभी आप हॉस्पिटल के अंदर चले जा रहे हो, वहाँ पे दवाइयाँ मिल जा रही हैं, कुछ ट्रीटमेंट हो जा रहा है, मुझे लगता है कि अगले 2 साल, याद रखना, 2 साल या 3 साल के अंदर आपको कार्डियोलॉजिस्ट भी वहाँ बैठे मिलेंगे। एनी टाइम, ये मुझे याद रखना। आप उससे फिर से पूछ सकते हो, 3 साल समय दे देना आप मुझे। आश्वस्त कर रहे हैं आप हमें? एकदम 3 साल में आपको वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए, ये तो फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर रुख कर गए, लेकिन हमारा क्वेश्चन था आपसे कि एक प्राइवेट क्लिनिक आपकी चलती है, वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स लोग चलाते हैं, क्या एक गरीब आदमी आपके यहाँ ट्रीटमेंट करा सकता है? मतलब गरीब आदमी का 500 रुपया जो दिन भर में कमाता है। तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट? मतलब कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो गया, ट्रीटमेंट वाई फ्री में करा ले मुझसे। आँख का ट्रीटमेंट करा ले फ्री। आपके यहाँ ऑर्थोपेडिक है? ऑर्थोपेडिक नहीं है हमारे यहाँ। ऑर्थोपेडिक नहीं है ना हमारे यहाँ का फ्री। सर्जन है? सर्जन करा ले। सर्जन में देखो, ऑपरेशन करने में तो दिक्कत है ना। ऑपरेशन करने में क्या होता है, उसमें दवाइयाँ लगती हैं,
सूचर्स लगते हैं, एनेस्थेटिक में लगता है, गैसेस लगते हैं उसमें, तो वो तो मुश्किल है सबके लिए कर पाना, क्योंकि हम तो चैरिटेबल सोसाइटी है नहीं। हमें क्या करना है, हमें अपने पैसे से कमा के अपने ही पैसे से उसको यही subsidize यही करना है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है सर कि आयुष्मान कार्ड सब लोग देख रहे हैं। आयुष्मान कार्ड मोदी जी की सबसे भरोसेमंद पॉलिसी है, और उसमें आपने भी मुझे एक बार कहा था, जबकि हम गए थे किसी के बात को लेके आंख के ऑपरेशन के लिए, तो आपने कहा था कि सर आपसे बड़ा पैरवी इस बंदे का है। हमने सोचा, आश्चर्य हुआ कि चलिए ठीक है कोई होगा। तब उसके बाद आपने कहा कि इसका पैरवी एमएलए एमपी से भी ऊपर का है। तो मैंने कहा कि भाई कौन है आखिर इसका पैरवी कर रहा है। तो पूनम भाभी के लिए हम गए थे, तो उसके बाद आपने कहा इनका पैरवी तो खुद मोदी जी कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के तहत। तो हम सेटिस्फाइड होके चले गए। फिर उसके बाद सर वही आयुष्मान कार्ड हर चीज के लिए हर हॉस्पिटल में उपलब्ध क्यों नहीं है? अगर वही आयुष्मान कार्ड आपके यहाँ लेके जाते हैं, जिस मोदी जी की आप सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं, वही आयुष्मान कार्ड आपको लेके जाते हैं, तो क्या आपके हॉस्पिटल में उस कार्ड से इलाज संभव है या अन्य हॉस्पिटल में संभव है? ना संभव, क्यों संभव है, करते हैं हर चीज का नहीं। उसमें क्या है ना कि देखो, हर चीज का इलाज करना इसलिए संभव नहीं है उससे अंदर कि सारे हॉस्पिटल्स के अपने अपने लिमिटेशन है। लाइक किसी में गायनी विभाग है, किसी में ऑर्थोपेडिक्स विभाग है, क्योंकि अब एक विभाग के अंदर आप जान ही रहे हो कि डॉक्टर कितने कम हैं अभी भी हमारे यहाँ। अब धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ने वाली है अगले 4-5 साल, जब हमारे पास करीब 1,18,000 सीटें आ गई हैं। तो अब जब मुझे ऑर्थोपेडिक का इलाज करना होगा आयुष्मान से, तो मुझे मेरे पास ऑर्थोपेडिक के भी डॉक्टर होने चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास सर्जन से हमें इलाज करना, तो सर्जन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड में जो हमें काम करने का जो अधिकार मिलता है वो डॉक्टर वाइज मिलता है कि आपके पास कौन कौन से फैसिलिटी के डॉक्टर हैं। जैसे हमारे पास गायनी के डॉक्टर हैं, गायनी का आप ले लो सुविधा। हमारे पास जैसे हमारे पास रोज 10 से 12 लोगों का डायलिसिस होता है आयुष्मान कार्ड से, ले लो सुविधा। हमारे पास आंख का ऑपरेशन का, ले लो सुविधा। हमारे पास मेडिसिन का, आप ले लो सुविधा। मेडिसिन जैसे इसमें तो पेट में दर्द है या कुछ, देखो आयुष्मान कार्ड में क्या है कि जब भी आप ये कराते हो, कोई भी अपना इंश्योरेंस कराते हो, तो इंश्योरेंस के अंदर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आपको उस ऐसे बीमारी के लिए वो दिया गया है। अब दांत में कुछ फंस गया तो उसके लिए नहीं है। जो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आपके जिंदगी को जीने में कठिनाई हो, लाइक कोई ऑपरेशन है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपको भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, तो उन चीजों में वो काम करता है। क्या आप चाहोगे कि नहीं मेरे यहाँ पैर में दर्द है, आयुष्मान तो क्या वो आपका इंश्योरेंस भी, आप लाखों रुपए का इंश्योरेंस ले लो, आप पैर दर्द का जाके इलाज उस इंश्योरेंस कार्ड से नहीं करा सकते। तो वही चीजें हैं, वही आयुष्मान तो है। क्या गोपालगंज एक शहर की हम बात करेंगे, चूंकि सदर है ये, कहीं गायनेको है, कहीं ऑर्थोपेडिक है, क्या हर बीमारी से संबंधित आयुष्मान कार्ड से उपाय है? सबका हार्ट है, से सबका हार्ट का आप जाके देखो, फिर आप नहीं समझ पा रहे हो सर। हार्ट जो है एक स्पेशलाइज ट्रीटमेंट। अगर आप अमेरिका में भी चले जाओगे, जो सबसे एडवांस कंट्री है, वहां पे भी एक कार्डियक सेंटर दूसरे कार्डियक सेंटर से 300 किलोमीटर दूर होता है। अच्छा, एक कार्डियक देखिए सर, आपकी बात एक डॉक्टर की बात है, इसलिए पब्लिक जो भी सुन रहे हो 100% ऑथेंटिक होनी चाहिए, कर सकते हो, नहीं ऑथेंटिक होनी चाहिए। हाँ, तो 300 किलोमीटर दूर होता है वहां पे। तो ऐसा होता है कि किसी को हार्ट अटैक आता है, तो वो हार्ट कार्डियक सेंटर से वो जगह इतना दूर होता है कि वहाँ एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर आती है और उस हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके वहां तक पहुंचाना पड़ता है जल्दी। तो ये कार्डियक सेंटर है, छोटी मोटी चीज नहीं है कि हर एक गांव में देहात में लगा दिया जाए। या किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी की सर्जरी, दिमाग को खोलने का ऑपरेशन, ये हर एक जगह संभव नहीं। ये स्पेशलाइज चीजें हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं होते हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में, जो नए मेडिकल कॉलेज है वहां आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप गोरखपुर जाना, गोरखपुर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। कितना दूर है? 120 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा? 1.5 घंटे। आप मुजफ्फरपुर चले जाओ, 120-130 किलोमीटर, 1.5 घंटे में पहुंच जाओ। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है हम लोगों के बीच, और काफी नजदीक में भी ऐसे सेंटर्स खुल गए हैं, और सड़कें इतनी अच्छी होगी कि आप वहां पहुंच जाओगे। और इनफैक्ट डॉक्टर भी बाहर से आके यहाँ पे इन चीजों को देख रहे हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, और किडनी के, यूरोलॉजी के, नेफ्रोलॉजी के, हार्ट के सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इंप्रूवमेंट तो काफी है पहले से। एक नेता के साथ साथ डॉक्टर विशाल को ये उम्मीद है कि 2-3 सालों में चिकित्सा के क्षेत्र में गोपालगंज और बेहतर हो जाए। ड्रास्टिक चेंज आएगा, मैं देख रहा हूँ। आपको जहां जाओगे वहां डॉक्टर नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। जो हमारे मोदी जी का जो विजन है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही मेडिकल कॉलेज खोल देना। आप सोचो ना भाई साहब, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। यहाँ जमीन अलॉट हो गया, सिवान में 2 हो गए, बेतिया में है, मोतिहारी में हो रहा है, छपरा में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में है,
कुशीनगर में खुल गया। सर केवल जमीन देखने से वो कहाँ, सब जगह नहीं ना हो मेडिकल कॉलेज जाएगा। खुल गया सर। कहाँ डॉक्टर खुला है बताइए? अरे डॉक्टर्स निकल नहीं रहे हैं। हम जब पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल की, उस समय हर एक साल 25,000 डॉक्टरों का एडमिशन होता था मेडिकल में, 25,000 डॉक्टर बन के निकलते थे। इस समय इस साल, पिछले साल 1,18,000 लोग निकले, 5 गुना बढ़ गए। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 2 गुना। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग 80 करोड़, 81 करोड़, 82 करोड़ सुनते थे, 90 करोड़ सुनते थे। जब 1 अरब हुआ तो बहुत हम लोगों ने मंगाना गया। ये 2 ही चीज तो हमारा लैंडमार्क ये था, घटनाएं थी। एक 100 करोड़ जनसंख्या होना और 20K होना, कि भाई 2,000 हो जाएगा तो कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने कंप्यूटर फ्लॉप हो जाएगा वगैरह हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, दुनिया रहेगी नहीं रहेगी। खुशी भी बनाए हम लोग को। ये 2 मतलब लैंडमार्क डिजिट्स हैं जो हमें याद रहते हैं। 100 हो गए हम लोग करोड़ और 2,000 आ गया। तो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और जब गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, सिवान में 2 खुल गए भैया, तो जमीनी है सब ये चीज। आपको अब जमीनी हो रहा है। हमारे मंगल पांडे जी का इतना अच्छा उनका ये है काम है कि सारी जगह नए हॉस्पिटल्स बन गए, यहाँ बन गए, सब जगह PSC बन रहे, CSC बन रहे, जहाँ खबर मिल रही वहाँ हॉस्पिटल बना डाल रहे हैं। आपको सबसे पहले प्रवक्ता हो जाना चाहिए भाजपा का। नहीं, अब पार्टी मौका देगी तो जो देगी वही हो जाएंगे हम। विशाल जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे कि आप एक समाज सेवी भी हैं और आप एक नेता के रूप में लड़ने भी जा रहे हैं, जहां तक हमको उम्मीद है। अगर आपको टिकट दुर्भाग्यवश नहीं मिलती है, क्या ये समाज सेवा आपका यूं ही जारी रहेगा? सर, ये समाज सेवा पिछले 10 साल से हम जरूर कर रहे हैं, आगे भी जारी 10 रहेगा? साल से हम कर रहे हैं। पहली बात, जब यहाँ बाढ़ आया था 2016 में या 17 में आया था, याद, अगस्त के महीने में आया था, तो उस समय मुझे पता था क्या कि मुझे चुनाव के लोग प्रोटेक्ट करेंगे नहीं। तो ये जो मैं पिछले 10 साल से लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, तो लोग चाह रहे हैं कि मैं इस काम को करूं। अगर मैं ये मेरे खून के अंदर बसा हुआ है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कुछ अपने पास से नहीं दे रहा हूँ उनको, जनता मुझे देती है, उसको मैं लौटा देता हूँ, कुछ अपने लिए रख लेता हूँ। मैं बहुत नेताओं को देखा है कि टिकट नहीं मिलता है तो तुरंत वो पहले दिन भर में 3 बार सैल्यूट करते थे, उसके बाद वो दर्शन दुर्लभ भी दे देते। हाँ, तो ये जो मैं जो भी लोगों के लिए करता हूँ, जनता मुझे दे रही है, उसमें से कुछ अपने लिए रख लेता हूँ, कुछ अपने बच्चों के लिए बैंक में जमा कर देता हूँ, बाकी लौटा देता हूँ। यानी कि उम्मीद रखा जाए कि विशाल जी टिकट मिले न मिले, लड़े न लड़े, श्रीमान, टिकट का मेरे जीवन से कुछ लेना देना ही नहीं। आप ऐसे ही फील्ड में नजर आएंगे? हम फील्ड में ही हैं और फील्ड में ही रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर इसको फील्ड में ही रहना है। तो टिकट का तो कोई लेना देना ही मेरे काम से नहीं है। टिकट मिलेगा ना मिले, मैं टिकट मिलेगा तो बहुत अच्छा बात है, ना मिले तो उससे भी अच्छा बात है कि मैं अपने काम को यथावत करता रहूंगा। लोग रोज 100 लोगों से मिलता हूँ। अंतर अगर आएगा तो सर पूरी जनता आपकी बात सुन रही है, कहाँ से और फिर आपको बुला के तब प्रश्न करेंगे सर। अंतर आने का सवाल ही नहीं है। अभी भी मैं 100 लोगों से मिल रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो भी हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी में हो, रोज 100 लोगों से पर्सनल सामने से सामने बैठ के बात करते होंगे या उसका हाल समाचार लेते होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं 100 लोगों से रोज मिलता हूँ और पिछले 10 सालों में ये बढ़ते रहा। शुरू में जब आया था तो मुझे कोई नहीं पहचानता था, मैं रोज 1-2 लोगों से मिलता था, फिर 4-5 हुए, फिर 10-15 हुए, फिर 50 हुए, फिर 100 के पास में पहुंच गया हूँ। लोगों से मैं रोज मिलता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ। जिनको मैं मदद कर पाता हूँ, जितना कर पाता हूँ उतना करता हूँ। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि मैं 100 की जगह 1000 लोगों से रोज मिलूं। इसके लिए मुझे सीट देके सदन में भेजने की बहुत जरूरत आपको नहीं है। हाँ, भगवान ने मुझे इल्म दिया है और मेरे माता पिता ने भी बहुत मेहनत किया है, तो हम से जो बन पड़ेगा हम अपने पूरे परिवार के साथ, जनता के साथ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। पहले मेरी माता मेरे पिता के रूप में खड़े थे हम लोग, अब हम लोग भाई बहन मिलके इस काम को कर रहे हैं और आगे हमारे बच्चे भी इसी काम को करेंगे। मैं तो अपना तो छोड़, आप तो ये बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो, ये 3 महीने के आगे की बात कर रहे हो ना। मैं तो आपको ये बता दूं कि मेरे बच्चे भी यही काम को करते रहेंगे। ये 3 महीना तो आप छोड़ ही दो, मतलब परिवारवाद जारी रहेगा? नहीं, सेवा भाव जारी रहेगा। सेवा भाव, परिवारवाद अगर परिवारवाद अगर सेवा में हो तो सोने पे सुहागा। तो सब लोग परिवारवाद में लग जाए। आपका प्रेम और आपका स्नेह मिलता रहेगा और हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, करते रहेंगे। तो इसलिए सब कुछ चुनाव से कोई लेना नहीं। भले ये चुनावी माहौल में आपने ये पॉडकास्ट किया है, और लेकिन सब चुनाव से मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों के साथ था, लोगों के साथ ही
तो हम, क्योंकि जाने के समय भी तो 4 आदमी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? अच्छा, हम लोग नहीं देखते हैं कि बाप रे फलाना लोग मर गए, कितने लोग आए थे, बाप रे बाप, कितना मरने के बाद उस आदमी की कितनी ख्याति होती है। तो कैसे होती है? जब आप इस अपने जीवन में अच्छा काम करके आप चले जाते हैं तो है, यहाँ पे तो भगवान ने सब दिया है, खा रहे, पी रहे, कपड़ा भी ठीक ही ठाक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, सब काम चल रहा है। विशाल जी जितने सादे व्यक्तित्व में दिख रहे हैं, वास्तव में ये कह रहे हैं बस इतना ही है, बस इतना ही है। लेकिन बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स के 4 शॉप के ये ऑनर हैं, बता ही चुके हैं, लेकिन 4 शॉप के ऑनर हैं और ये बहुत एक संपन्न परिवार से हैं। लेकिन इनका सीधा देख के लगा कि वाकई आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। विशाल जी, आप हमारे स्टूडियो पे आए, जनता जज के इस पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत।